गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमारा चैप्टर 7 लाइफ इन द टुंड्रा रीजन ये हमारा कंप्लीट हो गया था। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे क्या करना है, हमको टिक करना है। टुंड्रा रीजन कवर्ड विथ, टुंड्रा रीजन किससे कवर्ड रहता है, आइस से। द ह्यूज masses ऑफ आइस फ्लोटिंग इन दिस सी आर कॉल्ड, इसका आंसर है आइसबर्ग। मतलब जो बड़ा जो द्रव्यमान रहता है, जो आइस फ्लोटिंग का, समुद्र में आइस फ्लोटिंग का जो बड़ा द्रव्यमान रहता है वो उसे बोला जाता है आइसबर्ग। ठीक है। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के जो नेटिव पीपल्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, एस्किमोज। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक। टुंड्रा रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 60 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में ये फैला हुआ है। ठीक है, टुंड्रा रीजन। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड ऑन माउंटेन्स, ग्रीनलैंड माउंटेन्स पर स्थित है। देयर जैकेट्स और कोट्स हैव हुड्स टू कवर देयर हेड्स, मतलब जो जैकेट्स रहती है और जो कोट्स रहती है और मतलब सिर को ढकने के लिए उनका जो हुड्स का यूज़ किया जाता है। देयर मैन हंटिंग वेपन इज हार्पून, जो उनका जो मैन शिकार करने का जो हथियार रहता है उसे हार्पून बोला जाता है। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स। न्यूयॉर्क इज द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड, जो कैपिटल ग्रीनलैंड की जो कैपिटल सिटी है वो है न्यूयॉर्क, तो ये जाएगा फॉल्स। इस एस्किमोज लिव इन इग्लूज, इग्लूज में ये रहते हैं, तो यह जाएगा राइट। पीपल ऑफ ग्रीनलैंड ईट ब्रेड बटर चपाती इटिस, यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रीनलैंड के जो पीपल रहते हैं वो ब्रेड बटर चपाती वगैरह ईट करते हैं, तो यह जाएगा फॉल्स। हार्पून इज द वेपन ऑफ एस्किमोज, एस्किमोज का जो वेपन है वो है हार्पून, तो यह जाएगा ट्रू। नूक इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की जो बिगेस्ट सिटी है वो है नूक। ठीक है, तो ये जाएगा ट्रू, यस है। वेयर इज टुंड्रा रीजन लोकेटेड, टुंड्रा रीजन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, टुंड्रा रीजन इज लोकेटेड बिटवीन 60 डिग्री नॉर्थ एन आ जाएगा यहाँ पे एंड 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये स्थित है। ठीक है। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है हमको डिस्क्राइब करना है, बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंड फ्रॉम 60 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट इज क्लोजर टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इट इज फॉर अवे ओनली 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल। यहाँ पर बताया गया है, इसका तो मैंने वैसे मीनिंग बता दिया है। तो ये कहाँ पर, कहाँ कितने में फैला हुआ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में फैला हुआ है, और जो नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है, उसके करीब स्थित है, और ये जो नॉर्थ पोल से ओनली 650 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, मतलब पास में ही उसके, है ना, 650 किलोमीटर दूर स्थित है, तो हो जाएगा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द क्लाइमेट एंड विजिटेशन ऑफ ग्रीनलैंड, हमें ग्रीनलैंड की जो क्लाइमेट है और विजिटेशन को डिस्क्राइब करना, बताना है उसकी। ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा क्लाइमेट का आंसर और विजिटेशन का आंसर। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज सेवरली कोल्ड, इट इज कवर्ड विथ आइस फ्रॉम अबाउट 9 months इन अ ईयर, इट इज ऑलवेज नाइट टाइम, ड्यूरिंग द विंटर इज ग्लूमी और डस्की लाइट बिकॉज द सन ऑलवेज रिमेन्स एट द हॉरिजन। ठीक है, तो ये आएगा तो पूरा ही, पर ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पर बताया है कि ये क्लाइमेट के बारे में है, उसी का आंसर है आंसर 3 का, और आंसर 3 का ही ये भी आंसर यहाँ से लिखेंगे। सम हार्ब्स कम अप इन समर एंड डाई आउट इन वाटर द विंटर, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट्स ऑफ मॉसेस लाइकेन सेजेस लॉ सब्स इटीसी, यहाँ पर बताया गया है। तो आंसर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है क्लाइमेट के बारे में, ये है वेजिटेशन के बारे में, दोनों ही हमें क्या करना था, यहाँ पर डिस्क्राइब करना था। ठीक है, बताना था। तो ये और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों ही एक ही क्वेश्चन के आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हैं, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की जो वाइल्ड लाइफ है उसका हमें क्या बताना है, इसको डिस्क्राइब करना है। पोलर बियर, रेनडियर, डॉग, वेवर, फॉक्स, हर्ब, वॉल्फ इटीसी आर फाउंड हियर, दे हैव thick hair on their bodies which protect them from cold, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, तो ये वाला आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। तो बस आप लोगों के यही होमवर्क है आज जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर जो एक्सरसाइज किया इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड कर देंगे। बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग ये कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग
चैप्टर 8 द स्टोरी ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग। जो प्रिंटिंग और राइटिंग की जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो कहानी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ है ना, इस टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट अर्ली मैन वर फूड गैदरर्स। यहाँ पर बताया गया है कि हमने प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें क्या पढ़ा है कि जो अर्ली मैन क्या करते थे, अपने लिए फूड इकट्ठा करते थे। दे लिव्ड इन जंगल्स इन द कैव एंड कैव्स। वो क्या करते थे, वो जंगल में रहते थे और गुफाओं में रहते थे, है ना। दे स्पोक एज द एनिमल्स स्पीक। वो जैसे एनिमल्स बोलते थे वैसे ही वो भी बोलते थे। दे हैड नो सर्टेन सिंबल्स ऑफ साउंड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। मतलब उनको वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास कोई भी ध्वनि का एकदम निश्चित सिंबल्स नहीं था, कोई भी प्रतीक नहीं था। बट नाउ अ डेज वी हैव वेरियस टाइप ऑफ सिंबल्स ऑफ साउंड टू एक्सप्रेस ओवर सेल्फ। पर आज क्या हो गया है, बहुत सारे टाइप के जो सिंबल्स, बहुत सारे प्रतीक हो गए हैं जो हमारी फीलिंग्स को, जो हमारे जो एक्सप्रेस रहते हैं, हम अपने आप को खुद साउंड के माध्यम से, ये जो प्रतीक के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। You would think yourself that when these symbols of sounds were discovered and how they had been settled in a certain order। यहाँ पर बताया गया है कि you would think, मतलब आप सोचेंगे कि, ये सोचते होंगे कि मतलब कि when these symbols of sounds, ये जो साउंड्स के जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक हैं, मतलब उनकी खोज कैसे हुई है ना, कैसे खोजा गया और उनको कैसे अपने एक निश्चित क्रम में जमाया गया। नाउ स्टडी द स्टोरी राइटिंग एंड प्रिंटिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि राइटिंग और जो प्रिंटिंग है उसकी जो स्टोरी है वो क्या है। ठीक है, स्क्रिप्ट्स मतलब होता है लिपि। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग एंड पिक्चर हैव बीन फाउंड इन द कैव्स। मतलब विभिन्न प्रकार की जो पेंटिंग और पिक्चर्स हैं कैव्स में, मतलब गुफाओं में पाई गई हैं। ठीक है, दैट प्रूव दैट स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अर्ली मैन। इससे ये साबित होता है कि जो अर्ली मैन अपनी जो फीलिंग्स रहती थी, मतलब कोई भी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते थे, वो अपनी पिक्चर्स और पेंटिंग के माध्यम से ही उनको एक्सप्रेस कर पाते थे। तो बहुत सारी जो गुफाएं हैं उनमें पिक्चर्स, बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई मिली हैं, पिक्चर्स बनी हुई मिली हैं। ठीक है, तो उससे ये साबित होता है कि उनका जो संचार का, जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था या जो तरीका था, वो अर्ली मैन का यही था। द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू अदर्स। मतलब अर्ली मैन नहीं जानते थे कि वो अपनी फीलिंग्स अदर, सामने वाले या किसी और को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे बताना है। फॉर दिस दे यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन वॉल्स ऑफ कैव्स व्हाट दे हैड डन ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पर बताया गया है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, मतलब जो कैव्स की जो दीवारें थी, ठीक है, गुफाओं की जो दीवारें थी, दीवार जो थी उसमें क्या करते थे, वो अब ड्रॉ पिक्चर करते थे, पिक्चर ड्रॉ करते थे। और मतलब ये हमेशा ही करते थे उन लोग, ठीक है, बहुत टाइम से करते आ रहे थे ऐसा। मोस्ट ऑफ दीज पिक्चर्स आर द एनिमल्स विच ही यूज टू सी अराउंड हिम एंड हंट एवरी डे। मतलब ज़्यादातर पिक्चर एनिमल्स की थी जिसके आसपास वो रहते थे और उनका वो शिकार करते थे। ऐसे उन लोग मतलब अपनी फीलिंग्स वो बताना चाहते थे, कुछ भी, मतलब उनको बोलना नहीं आता था। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई साउंड नहीं हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो कोई भी चीज़ वो क्या करते थे, पिक्चर बना के वो आप एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को कुछ भी चीज़ इस टाइप से वो एक्सप्रेस करते थे अपने आप को। These pictures were the symbols of sounds to express his ideas। मतलब ये जो पिक्चर्स रहती थी, मतलब उनके ये आइडियाज़ को जो ध्वनि के सिंबल्स के रूप में उनको प्रतीत करती हैं ना। द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। ये जो आइडियाज़ जो थे, मतलब पिक्चर के माध्यम से वो दीवार में बनाते थे पिक्चर और अपनी फीलिंग्स को वो क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे। तो ये जो पिक्चर जो बनाते थे उसे बोला जाता है पिक्टोरियल स्क्रिप्ट से बोला जाता था, मतलब चित्रात्मक लिपि, ठीक है, चित्र के माध्यम से कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करना। इन दिस स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में मतलब लिपि में वेरियस ऑब्जेक्ट आर शो थ्रू पिक्चर्स। मतलब विभिन्न प्रकार के, मतलब ये जो विभिन्न सारी वस्तुएं यहाँ पर मतलब पिक्चर के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं को वो बताते थे, वो शो करती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, ज़्यादातर जो चित्रात्मक जो लिपि है, जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स हैं, हैव बीन फाउंड इन द टॉम्ब्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स। मतलब इजिप्शियन किंग, मिस्र के राजा, जो प्राचीन मिस्र राजा थे, ठीक है, की कब्र में पाए गए। दीज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स वर ऑल्सो कॉल्ड हाइपरग्लिफिक्स। यहाँ पर बताया गया है हायरग्लिफिक्स। मतलब जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी उसे बोला जाता है हायरग्लिफिक्स। सम स्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली साइड्स। मतलब कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं या कुछ लिपि हैं वो जो सिंधु घाटी की जो साइड्स रहती हैं पर
पाई गई हैं। दे प्रूव दैट, इससे साबित होता है, द पीपल ऑफ इंडस वैली यूज दिस स्क्रिप्ट, मतलब इससे साबित होता है कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो इस स्क्रिप्ट या इस लिपि का यूज करते थे। इन द सील्स, सील्स पर करते थे, है ना, जो सील रहती है ना उस पर वो करते थे इसका यूज। विच हैव नॉट बिन डिसाइफर स्टिल नाउ, मतलब ये जो सील में जो लिपि करके वो यूज़ करते थे इंडस वैली के लोग, वो अभी भी क्या हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है ना। डिसाइफर मतलब होता है ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं होना, नॉट मतलब तो नहीं। इट इज़ बिलीव दैट दीज पिक्चर्स वर डेवलप्ड लेटर एंड यूज्ड इजी सैम्बल्स इन राइटिंग। यहाँ पर बताया गया है कि जो ऐसा माना जाता है कि जो ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, बाद में क्या हो गई, उनका विकास हो गया और बाद में वो जो आसान के जो सैम्बल्स राइटिंग में आसान सैम्बल्स के रूप में यूज़ करने लगे। मतलब जो राइटिंग जो रहती है, अपन लोग जो राइटिंग करते हैं उसमें जो इसी सैम्बल्स के रूप में उन लोग मतलब आसान प्रतीक के रूप में यूज़ करने लगे, आसान प्रतीक यूज़ करने लगे। दिस सैम्बल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मेसोपोटामिया बाय द सुमेरियंस से। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये जो सैम्बल्स हैं, ठीक है, जो सुमेरियों के द्वारा क्या किया गया था, जो मेसोपोटामिया में फर्स्ट में पेश किया गया था, सबसे फर्स्ट में ये जो प्रतीक थे। दीज सैम्बल्स वर ट्रायंगुलर शेप इन स्क्रैचेस ऑन द अदन स्लेट्स आर्थन स्लेट्स विथ द शार्प नाइफ। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो प्रतीक थे, ठीक है, ये जो सैम्बल्स थे वो जो चाकू शार्प मतलब तेज चाकू के साथ वो क्या करते थे, जो झुके हुए जो स्लेट्स पर मतलब खुरचे शेप में, ट्रायंगुलर शेप में थे। लेटर ऑन दिस सैम्बल्स डेवलप्ड इनटू अल्फ़ाबेट्स, बाद में ये जो सैम्बल्स थे, ये जो प्रतीक थे वो अल्फ़ाबेट्स में डेवलप्ड हो गए, विकसित हो गए। अर्लियर स्क्रिप्ट, जो प्राचीन जो स्क्रिप्ट थी उसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंडिया में, मतलब सबसे फर्स्ट की जो स्क्रिप्ट थी, ठीक है, इंडिया में, वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मतलब ब्राह्मी लिपि इंडिया की जो थी सबसे फर्स्ट की। इट वाज यूज्ड इन द स्टोन्स एंड पिलर्स बाय अशोक, ये जो इसका यूज़ जो किया गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ जो अशोक के द्वारा क्या किया गया है, अपने खम्भों में, और स्टोन्स मतलब पत्थरों में इसका यूज़ किया गया है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया हैव बीन ड्राइड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मतलब ज़्यादातर जो इंडिया में जो ज़्यादातर मॉडर्न स्क्रिप्ट, जो अधिकांश जो मॉडर्न स्क्रिप्ट हैं वो किससे ली गई हैं, ब्राह्मी लिपि से ही ली गई हैं, ठीक है। टुडे आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, हमारी आज की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है हिंदी। इट इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, इसे क्या किया गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। द लैंग्वेज सच एज संस्कृत, मराठी, गुजराती etc आर ऑल्सो रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो यहाँ पर बताया गया है जैसे लैंग्वेज यहाँ पर दी गई हूँ, संस्कृत, मराठी, गुजराती, ये क्या किया गया है, देवनागरी जो स्क्रिप्ट है, देवनागरी जो लिपि में इसे भी लिखा गया है। देयर आर मैनी स्क्रिप्ट्स इन इंडिया एज तमिलनाडु, गुरुमुखी, अरबिक, पार्सियन etc इंग्लिश आर रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट्स, जो इंडिया में और भी जो स्क्रिप्ट हैं और जो लिपि हैं, जैसे तमिल हो गया, गुरुमुखी हो गया, अरबिक हो गया, है ना, अरबी, जो फारसी हो गया, जो क्या किया गया है, इनको रोमन स्क्रिप्ट में इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, तो द स्टोरी ऑफ नंबर, नंबर की स्टोरी के बारे हम लोग देखेंगे। अर्ली मैन वाज अ हंटर, अर्ली मैन क्या थे, हंटर थे, मतलब शिकारी थे। आफ्टर हंटिंग मैनी एनिमल्स ही वाज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द एनिमल्स बट ऑल्सो काउंटिंग देयर नंबर्स, मतलब वो सिर्फ वो शिकारी थे, ठीक है, तो शिकार करने के बाद वो क्या करते थे, उनको सिर्फ उनको पहचान करने में बस रुचि नहीं थी, वो क्या करते थे, उनको काउंटिंग भी करते थे। एसेंशियली ही यूज्ड स्मॉल पेबल्स, स्टोन्स, स्टिक्स और हिज फिंगर्स फॉर दिस पर्पज, मतलब इस पर्पज के लिए वो क्या करते थे, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते थे, ठीक है, स्टोन्स मतलब पत्थर, स्टिक्स मतलब लकड़ी वगैरह जो डंडा रहते थे, ठीक है, छड़ी, लकड़ी, उनका यूज़ या फिंगर्स का यूज़ वो इसके लिए करते थे। लेटर बाद में ही वुड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लेस एज मैनी डॉट्स लाइन्स अराउंड द पिक्चर्स एज एनिमल्स टू हैड हंटेड, मतलब बाद में फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल्स की जो बाद में ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करते थे, ठीक है, प्लेस एज मैनी डॉट्स और लाइन्स अराउंड द पिक्चर, और पिक्चर के आसपास वो क्या करते थे, डॉट्स बनाते थे या लाइन्स वहाँ पर ड्रॉ करते थे, ठीक है। एनिमल्स ही हैड हंटेड, मतलब जिसको, जो एनिमल्स को उन्होंने जिसका शिकार किया हुआ है।
When man started taming animals like dogs, sheep, cows, goats etc. यहाँ पर बताया गया है कि जब लोगों ने क्या किया, डॉग, शीप, काउज और जो गोट्स का क्या करना, उन पर आक्रमण करना स्टार्ट किया, इट बिकेम द मोर इम्पॉर्टेंट दैट ही केप्ट एन अकाउंट ऑफ ऑल द एनिमल्स ही हैड, मतलब फिर उन्होंने कितना शिकार किया इसकी जानकारी, वो सभी एनिमल्स की जानकारी रखने लगे। दे मेड सैम्बल्स विद अ नाइफ ऑफ स्टिक, उसके लिए वो क्या करने लगे, कौन से सैम्बल्स बनाने लगे, नाइफ ऑन अ स्टिक, बाक ऑफ ट्रीज etc. मतलब ट्री के जो बाक रहते हैं, ठीक है, छाल, और जो स्टिक्स पर, मतलब स्टिक्स पर और नाइफ के साथ वो सैम्बल्स बनाना स्टार्ट करने लगे। टू नो द नंबर ऑफ देयर एनिमल्स, मतलब उनकी नंबर की जानकारी के लिए वो इनका यूज़ करने लगे कि ताकि याद रहे, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम वर इंट्रोड्यूस बाय इंडिया टू द वर्ल्ड, मतलब जो जीरो का जो कॉन्सेप्ट था और जो डेसिमल सिस्टम था वो क्या किया, इंडिया में सबसे पहले वर्ल्ड के सामने इंडिया ने पेश किया उसको। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो इंडियन सिस्टम पर आधारित है। द अरब्स एडॉप्ट द इंडियन नंबर्स एंड कॉल देम हिंडसा, यहाँ पर बताया गया है कि अरब लोगों ने क्या किया, इंडियन नंबर को अपनाया और उसका नाम दिया हिंडसा, विच मीन्स इंडिया, इसका मतलब होता है इंडिया। दैट इज वाई द नंबर नाउ इन एवरीडे वी यूज़ आर कार आरबी के नंबर, जो हम लोग नंबर जो यूज़ करते हैं, मतलब आजकल जो नंबर हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं उसे आरबी के नंबर बोला जाता है, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। तो कल से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, द स्टोरी ऑफ पेपर की स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों का बस यही आप लोगों का होमवर्क जो आज हमने पढ़ा हुआ है, और जो चैप्टर 7 की एक्सरसाइज किया है और चैप्टर 8 जहाँ तक हमने पढ़ाया हुआ है, बुक रीड करेंगे आप, ठीक है, इसकी मीनिंग समझेंगे, और इसकी बस यही आप लोगों का होमवर्क है। और जो हमने ये एक्सरसाइज करवाया था इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड करेंगे, तो बस आप लोग अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।